Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are here with another video of international relations, which is India-Bhutan relations. Let's get started. आज के वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप किस तरीके से ग्रो किए हैं, किस तरीके से रन किए हैं, क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं, अपोजिट रिलेशनशिप रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड, सिग्निफिकेंस ऑफ भूटान फॉर इंडिया. सिग्निफिकेंस मतलब कितना ज़रूरी है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं भूटान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में, क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करना है. थर्ड, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी. 1949 में एज सून एज वी गॉट इंडिपेंडेंट हमने भूटान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1949 में, जिससे हमारे रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल रहे हैं. उस चीज़ को डिस्कस करना है. फोर्थ इज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप. किस तरीके से डेवलपमेंटल सपोर्ट दिया है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है इंडिया ने भूटान को, चाहे वो हाइड्रो डिप्लोमेसी की बात कर दी जाए, चाहे वो आईटी डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाए. फिफ्थ इज चेंजेस इन चैलेंजेस इन रिलेशनशिप. बेसिकली कि आज की डेट में मुझे भूटान के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्टिल देयर आर सम सॉर्ट ऑफ टसल्स या कुछ ना कुछ इश्यूज हैं हमारे बीच में, जिन्हें हम बहुत इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है. उन्हें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर. चलिए शुरू करते हैं. अगर हिस्टोरिकल टाइज की बात की जाए, हिस्टोरिकल टाइज में हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया का भूटान के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा पुराना है, एंड विच वेंट बैक टू अराउंड 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी में जब बुद्धिज्म का स्प्रेड मुझे देखने को मिल रहा है इन भूटान, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस भूटान में पहुंच चुकी है और हमारे रिलेशनशिप चल रहे हैं भूटान के साथ. अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो जैसे ही हम आज़ाद हुए तो भूटान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ये एक्सेप्ट किया था, जिसने हमारी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था और हमें एक इंडिपेंडेंट एक सोवरेन नेशन की तरह एक्सेप्ट भी किया था. और उसके बाद 1949 में जो हमारे रिलेशनशिप कंटिन्यू होते हुए मुझे दिखते हैं भूटान के साथ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसको रिसेंटली 2007 के अंदर रिन्यू भी किया गया ऑन दी डिमांड ऑफ भूटान इटसेल्फ. अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, सिग्निफिकेंस में सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है दैट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और ये सबसे ज्यादा मायने रखती है इंडिया और भूटान रिलेशनशिप में. आपको यहाँ एक नाम लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज चुम्बी वैली. चुम्बी वैली इज व्हाट? चुम्बी वैली इज दिस ट्राई जंक्शन. ये ट्राई जंक्शन किस किस के बीच में है? दिस ट्राई जंक्शन बिटवीन भूटान, चाइना एंड इंडिया, दैट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम. और ये चुम्बी वैली हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली? बिकॉज यहाँ आप देखोगे कि ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज अ 30 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर, ये हमें कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और ये चुम्बी वैली के काफी ज्यादा क्लोज है. तो अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एक मेजर लॉस हो सकता है. और चुम्बी वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए, चुम्बी वैली में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाए रखने के लिए हमें भूटान के साथ काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, और हम करते भी हैं. नेक्स्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो मल्टीपल आपको इंटर ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स देखने को मिल रहे थे, जैसे उल्फा हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, नागाज हो गए, तो इन सब को टैकल करने के लिए, इन सब को काउंटर करने के लिए भूटान ने हमें काफी ज्यादा हेल्प की है. भूटान ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ही काफी ज्यादा कोऑपरेट किया है इंडिया के साथ. अगर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाती है तो इंडिया का अकेला ऐसा नेबर है जिसने आज तक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाया है चाइना के साथ, क्योंकि वो इंडियन कंसर्न्स को फोरफ्रंट पे रखता है और इंडियन इंटरेस्ट को फोरफ्रंट पे रखता है. और ना ही उसने OBOR को ज्वाइन किया है. वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, को भी भूटान ने ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज इंडिया को एप्रीहेंशंस हैं उससे, स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज पासिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चैलेंजिंग आवर सोवरेनिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन. इस वजह से भूटान बीइंग आवर रीजनल ब्रदर, उसने भी OBOR को ज्वाइन नहीं किया है. अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जाती है, भूटान एक हिमालयन स्टेट है. भूटान एक वो स्टेट है जिसने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भी दिया हमें 1970s में, जो एनवायरमेंट पे काफी ज्यादा फोकस भी करता है. तो इकोलॉजिकल कोऑपरेशन भी एक अलग पर्सपेक्टिव है जो भूटान के साथ हमारा चलता है. और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हमें पता है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल भूटान की बहुत ज्यादा है कॉज ऑफ हिमालयन रिवर्स, और जिसको इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके काफी ज्यादा पोटेंट और यूटिलाइज कर सकता है. अगर आगे देखा जाता है हमारी
ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की बात की जाए जो 1949 में साइन की गई थी, तो इस ट्रीटी को हम बोलते थे, इस ट्रीटी के अंदर हमने डिस्कस किए पीस, ट्रेड एंड कॉमर्स इन दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरीके से रन करने चाहिए। अगर इस ट्रीटी की बात की जाए, इसमें जो एग्रीमेंट्स हमारे बीच में हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज मुझे देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रहा है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भूटानी नेशनल है और वो इंडिया में आता है तो उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी इंडियन नेशनल को ट्रीट किया जाता है। एंड दिस इज वाइस वर्सा, अगर इंडिया कोई भूटान जाता है, इंडियन कोई भूटान जाता है तो सेम ट्रीटमेंट उसे भी दिया जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट, जिसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी नो मैटर आप कौन सी कंट्री के सिटीजन हैं, भूटान के हैं या फिर इंडिया के हैं। ओपन बॉर्डर रखे गए हैं, आप ट्रैवल विदाउट वीजा कर सकते हैं। पोरस बॉर्डर होने की वजह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा है तो देयर इज अ मेजर चांस के कंट्री टू कंट्री रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। हमने एक और चीज पे जो ट्रेड या फिर कॉमर्स के अलावा जिस चीज पे हमने एग्रीमेंट की बात की, जिसके ऊपर हम कॉपरेट करने की बात करते हैं, दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी। इसमें हमने ये डिसाइड किया कि भूटान किसी भी तरीके से इंडियन इंटरेस्ट को हार्म नहीं होने देगा और इंडिया भूटान के इंटरेस्ट को कभी भी हार्म नहीं होने देगा। और इसका हमें लाइव एग्जांपल देखने को मिला था 2017 में, जब डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था। डोकलाम डिस्प्यूट में, डोकलाम इज अ रीजन इन भूटान जो भूटान क्लेम करता है दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और स्टेटस को बिगाड़ रहा था चाइना इन 2017 बाई ऑक्यूपाइंग इट, बाई डूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इंडिया ने भूटान का रियल ब्रदर, एक रीजनल ब्रदर बन के सपोर्ट किया भूटान को और अपनी आर्मी को वहां भेजा था, और डोकलाम डिस्प्यूट में काफी मेजर रोल प्ले किया था इंडिया ने। अगर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो हमारे दो फेजेस में हमें डेवलपमेंटल पार्टनरशिप देखने को मिलती है भूटान के साथ। जो हमारा फेज 1 है दैट इज बिटवीन 1960 एंड 1980। इसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमने उन्हें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प की। जैसे आपको पता है आज की डेट में रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ये सब जो हो रहा है वहां इंडिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है भूटान को। जो सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होता हुआ दिखता है दैट इज फ्रॉम 2000 एंड टिल प्रेजेंट। इसमें हमने मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव स्टार्ट किए। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमने उन्हें सपोर्ट किया, जिसे हम हाइड्रो डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। आईटी सर्विसेज वहां तक पहुंचाना और आईटी डेवलपमेंट के लिए भी उनकी हेल्प की गई। और स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा इंडिया ने उनकी हेल्प की है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो दो मेजर एग्जांपल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंडिया द्वारा फंडेड हैं, जो इंडिया जिन्हें असिस्ट कर रहा है, वो है मांगदेचू एंड खोलोंगचू। ये दो मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो भूटान के अंदर फंक्शन कर रहे हैं विद द इंडियन असिस्टेंस। अगर चैलेंजेस की बात की जा रही है तो हमारे रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज ये है द इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। द चाइना फैक्टर इज द मेजर चैलेंज टू इंडिया। चाइना इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन भूटान, जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। तो उस चीज को रिजॉल्व करना, उस चीज को सॉर्ट आउट करना इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो एक मेजर चैलेंज है। कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी हैं हमारे भूटान के साथ, जैसे पावर परचेज एग्रीमेंट्स। पावर परचेज एग्रीमेंट्स मतलब जैसे हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वहां बनाया और जिस तरीके से वाटर शेयरिंग चल रही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलनी चाहिए, जितना हमने पावर जो हम उनसे खरीद रहे हैं उसे परचेज करने के लिए कितना प्राइस हमने लगाया है, किस टाइम पे हमें मिलनी चाहिए, वो किस सीजन में हमें मिलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं उसे हम पावर परचेज एग्रीमेंट्स कहते हैं। उसमें कुछ हमें इशूज देखने को मिलते हैं। या फिर हाइड्रो कोऑपरेशन, मतलब कि जो वाटर शेयरिंग का इशू होता है वो होता है। मेजरली इट इज रिजॉल्व, बट स्टिल इन बिट्स एंड पीसेस हमें कभी ना कभी कोई डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। एक और चीज थी जो एक इशू की तरह देखा जा सकता है, इसको भी हमने एक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया था, जिससे ये सारी कंट्री क्या है इंटीग्रेट हो सके अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए। बट कॉज ऑफ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कॉज ऑफ इकोलॉजिकल एप्रीहेंशंस, क्योंकि इकोलॉजी पे, एनवायरमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान देता है भूटान ने इस ट्रीटी को रेटिफाई करने से मना कर दिया था, जो एक और इशू की तरह, चैलेंज की तरह हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपको बने रहना है तो जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।